नमस्कार, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज एक ताज़ा वीडियो के साथ आपसे रूबरू हूँ। आज हम आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे बिहार की सियासत पे। लालू यादव जेल से रिहा होकर दिल्ली में हैं और लालू यादव दिल्ली में हैं और बिहार में सियासी हलचल मच गई है। बिहार में एक सियासी भूकंप आ गया है। बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। कहा और सुना ये जा रहा है कि दिल्ली में बैठकर लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक दुश्मनों से बदला लेने की रणनीति पे काम कर रहे हैं और इस बार उनके रणनीति का एक अहम मोहरा बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उनकी योजना बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की है। वो इसके लिए अपनी नैया को जो पार उतारेगा, अपने नैया के खेवनहार उन्होंने ढूंढ लिया है। उनका माझी उनके सामने है। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लिए जीतन राम माझी साबित हो रहे हैं और लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के कुनबा को उम्मीद है कि जीतन राम माझी उनकी नैया को पार लगाएंगे और नीतीश कुमार से उनके बदले की भावना फलीभूत होगी और वो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर और बेदखल करेंगे और एक नई सरकार बनेगी और जीतन राम माझी को इसका शायद इशारा भी कर दिया गया है। और जीतन राम माझी यानी उनकी पार्टी हम के सामने एक बहुत बड़ा ऑफ़र है और वो ऑफ़र है कि शायद जीतन राम माझी इस खेल के रणनीतिकारों के पर भरोसा करें तो उन्हें बिहार का यानी नई सरकार का मुखिया यानी CM भी बनाया जा सकता है। ये ऐसी आशंका जो संभावना में व्यक्त इसलिए हो रही है कि लालू प्रसाद यादव ने एक दांव खेला है और वो दांव ये खेला है कि आरजेडी का कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। यानी नई सरकार अगर वजूद में आती है, किसी नई सरकार का गठन होता है और उसकी संभावना प्रबल होती है और वो मूर्त रूप लेती है, तो बिहार के मुखिया लालू प्रसाद यादव के कुनबों में से कोई नहीं होगा। यानी वो जीतन राम माझी हो सकते थे। जीतन राम माझी इस मायने में भाग्यवान है कि जब भी कोई राजनीतिक दल के आला नेता किसी मुसीबत में होते हैं या फिर राजनीति से कुछ दिन के लिए आराम कर रहे होते हैं, तो वह ओहदा जीतन राम माझी को तस्तरी में पेश करके देते हैं। ऐसा एक बार उनके साथ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था। उन्हें मुख्यमंत्री का ओहदा, मुख्यमंत्री का पद और प्रदेश के मुखिया का पद तस्तरी में करके पेश किया था और जीतन राम माझी इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन जब जीतन राम माझी से नीतीश कुमार ने कहा कि आप अब अपने ओहदे से हटें और मुझे फिर से कार्यभार सौंपे ताकि मैं
प्रदेश का मुखिया फिर से बन सकूं, तो वहीं से दोनों के बीच एक तमाशा बिहार और देश के सामने आया और बड़ी मुश्किल से जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार काबू कर सके। एक संजोग देखिए, फिर वो मौका आया है जब लालू प्रसाद यादव खुद से तश्तरी में उनके सामने मुख्यमंत्री पद का ओहदा पेश कर रहे हैं और जीतन राम मांझी बिहार की सियासी हलचल को तमाशा बनाने में जुट गए हैं। यानी लालू यादव के इशारे पर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है जैसी परिस्थिति नीतीश कुमार के साथ थी और नीतीश कुमार ने उन्हें तश्तरी में पेश करके मुख्यमंत्री का पद दिया था। इस बार लालू प्रसाद यादव के हाथ में ही कुछ नहीं है। अगर उनके हाथ में कुछ होता तो अपने बेटे को, दोनों में से एक बेटे को वो सीएम बनाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार लालू प्रसाद यादव को भी अंदाज़ा है कि ये काम इतना आसान नहीं है। अगर हमने पहले से अपने बेटे के नाम का प्रस्ताव कर दिया तो फिर सरकार बनाना मुंगेरी लाल के हसीन सपने से कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये मान लिया है कि अगर अपने बेटे को सत्ता की मलाई चखानी है तो उन्हें सीएम की कुर्सी से दूर रखकर ही डिप्टी सीएम बनाकर ही सत्ता की मलाई चखवानी होगी। और इसी प्रकरण में उन्होंने हम के प्रमुख जीतन राम मांझी के सामने एक चारा फेंक दिया है और जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव के फेंके गए उस चारे पर चहक रहे हैं, मचल रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश को पद से हटाने का सपना देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की जो परिकल्पना कर रहे हैं वो मूर्त रूप ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जिसे चाहें नीतीश के पाले से तोड़ लें, उन्हें मुख्यमंत्री बना दें और उनकी सरकार बन जाएगी। दरअसल 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसके जो परिणाम आए वो परिणाम इतने पैक्ट हैं कि वो उसमें कोई भी आदमी, बड़ा से बड़ा रणनीतिकार भी कुछ नहीं कर सकता है। इसको समझने के लिए आपके सामने कुछ आंकड़ा पेश करना होगा ताकि उस आंकड़े के नज़रिए से आप भी अपना नज़रिया बना सकें। दरअसल बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और किसी को भी बहुमत के लिए 122 सीटों की ज़रूरत होती है। यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा बिहार विधानसभा के लिए 122 है। 2020 के जो चुनाव हुए वो चुनाव सीधे एनडीए और महागठबंधन के बीच ही लड़ा गया। यानी बिहार की जनता ने या तो एनडीए को वोट दिए या महागठबंधन को वोट दिए। इसी नतीजे में कई दलों का सुपरा साफ हो गया और उसमें अगर कोई दल जो बाहर से आकर कामयाब रहा तो वो थे असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने 5 सीटें लाकर बिहार में अपना परचम लहरा दिया।
बिहार के लोगों को बता दिया कि हमारा भी कोई वजूद है और हम भी सियासत में अपना दमखम रखते हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में कि अपना रसूख रखने वाली पार्टी एलजेपी को सिर्फ एक सीट मिली। बिहार में रंजन प्रसाद यादव जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अशफाक रहमान जिस पार्टी के संयोजक थे, यानी जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी का एक तरह से 2020 के चुनाव में कुछ चला ही नहीं। उसी तरह पप्पू यादव की पार्टी बहुत दमखम के साथ उतरी। बेशक पप्पू यादव ने काफ़ी मेहनत की, पप्पू यादव लोगों के काफ़ी काम आए, लेकिन 2020 के चुनाव में लोग, वोटर और जनता पप्पू यादव और पप्पू यादव की पार्टी के काम नहीं आ सकी। नतीजे में पप्पू यादव शून्य पर रहे। दो दल, एक हम जिसके मुखिया जीतन राम मांझी हैं और दूसरे वीआईपी पार्टी जो एक नई पार्टी वजूद में आई थी जिसके मुखिया मुकेश सहनी हैं। उन दोनों को बिहार की जनता ने हाथों हाथ लिया और दोनों को एनडीए में रहने का लाभ भी मिला। दोनों ने 4-4 सीटें लाई। तो इस तरह से एनडीए और महागठबंधन के बीच बिहार की जनता ने बंटवारा कर दिया। उस बंटवारे में एनडीए को 125 सीटें आईं और महागठबंधन को 110 सीटें आईं। असदुद्दीन ओवैसी को, जो न दोनों में से किसी गठबंधन में नहीं थे, उन्हें 5 सीट आई। एलजेपी जो दोनों गठबंधन के हिस्से नहीं थे, उन्हें 1 सीट आई। बीएसपी जो दोनों गठबंधन के हिस्से नहीं थे, उसे 1 सीट आई। और बिहार की जनता ने निर्दलीय की लाज रख ली। एक निर्दलीय भी बिहार विधानसभा तक पहुँचे। यानी कुल मिलाकर 243 में से 125 सीट एनडीए को आई। एनडीए में 4 दल थे। नीतीश कुमार यानी जेडीयू को 43 सीटें आई और उनके सहयोगी बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को से आगे निकलकर 74 सीट लाई। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 4 सीट मिली और चौथे एनडीए के सहयोगी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी 4 सीटें लाई। इस तरह से टोटल 125 सीटें एनडीए के हिस्से में आए। सरकार बनने के बाद बीएसपी के जो एक विधायक थे, उन्होंने नीतीश का दामन थामा और उसके मुआवजे में नीतीश कुमार को मंत्री का पद देना पड़ा और इस तरह से नीतीश कुमार की एक सीट बढ़कर 43 से 44 हो गई और एनडीए गठबंधन की सीट 125 से बढ़कर 126 हो गई। महागठबंधन में 5 दल थे, जिसमें सबसे प्रमुख आरजेडी को 75 सीटें मिली। उसके बाद उसके सहयोगी दल कांग्रेस के 19 विधायक बिहार में जीते। तीसरे नंबर पे सीपीआई माले रही, उनके 12 विधायक जीते और बिहार से सीपीआई और सीपीएम का भी वजूद रहा। दोनों 2-2 सीटें लाई और इस तरह से 110 सीट महागठबंधन के हिस्से में आया। अब महागठबंधन
अगर किसी तरह की सरकार बनाने की कोशिश करती है तो महागठबंधन के पास अभी 110 सीटें हैं। उनको बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने के लिए 12 सीटों की और ज़रूरत है। अब आप समझिए कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद ओहदा देकर उन्हें अपने पाले में लाया जाता है तो फिर 110 में मांझी के 4 सीट को मिला दीजिए तो 114 सीटें होती हैं। 114 सीटें बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें कम हैं और 8 सीटें अगर जीतन राम मांझी एनडीए के अपने दूसरे सहयोगी वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को अगर अपने पाले में लाने की कोशिश करें तो यकीनन मानिए कि मुकेश सहनी सौदा करेंगे और उनका सौदा डिप्टी सीएम से कम पर नहीं होगा। और अगर आप मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव इस बात पर सहमत हो जाएं कि उन्हें एक डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाता है तो फिर महागठबंधन की सीट 114 से बढ़कर 118 हो जाती है। फिर भी जादू आंकड़ा के लिए 4 सीट चाहिए। ये 4 सीट की भरपाई कौन कर सकता है? इस 4 सीट की भरपाई वही शख्स कर सकता है जिसके हिस्से में 5 सीटें आए हैं, यानी जिनके 5 विधायक हैं। और बिहार में किनके 5 विधायक हैं? तो वो एक इकलौते शख्स हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी AIM के 5 विधायक 2020 के विधानसभा में चुनाव में जीते हैं। और अगर असदुद्दीन ओवैसी से कोई डील हुई है लालू प्रसाद यादव की, या कोई डील होती है तब जाके 118 और 5 यानी 123 का आंकड़ा बनेगा। यानी जादुई आंकड़ा से, सरकार बनाने के जादुई आंकड़ा से एक ज़्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि आप अगर 4 सीट वाले वीआईपी को उप प्रधानमंत्री का ओहदा दे सकते हैं, 4 सीट वाले हमको आप मुख्यमंत्री का ओहदा दे सकते हैं, तो 5 सीट वाले असदुद्दीन ओवैसी किस बिना पर आपको समर्थन देंगे? अब जाहिर सी बात है कि जैसा यह माना जाता है और जैसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के पास उतने अथाह पैसे हैं नहीं कि वो पैसे से असदुद्दीन ओवैसी को खरीदें, और उनके पास फिर देने को कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि उस लालच में असदुद्दीन ओवैसी को अपने पाले में रखे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी लालू प्रसाद यादव यानी महागठबंधन को कम से कम सेकुलर दल के नाम पर सहमति दे सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की भी अपनी कोई महत्वाकांक्षा है। उन्होंने चुनाव में जो दमखम दिया और जितनी मेहनत की, उस मेहनत के बदले जो उन्हें 5 सीट मिले, वो भी चाहेंगे सौदा करना। अगर असदुद्दीन ओवैसी कहें कि हमारे लोग को भी आप डिप्टी सीएम दें, तो क्या पॉसिबल है कि एक बिहार में एक सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम हो? 3 डिप्टी सीएम का मतलब हुआ एक मुकेश सहनी, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी और तीसरे तेजस्वी यादव। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो भी खेल कर रहे हैं, जो भी रणनीति बना रहे हैं, वो अपने बेटे तेजस्वी यादव और अपने दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव को स्थापित करने के लिए। और अगर असदुद्दीन ओवैसी को डिप्टी सीएम से कम कुछ मिलता है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ऐसी कुर्बानी क्यों देंगे? सवाल ये भी उठ सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी अभी समर्थन दे भी दें, कल हो के उनके जहन में आए कि हम तभी समर्थन देंगे जब आप हमारे लोगों को आप सीएम बनाएं।
या तो वो 2.5 साल के फॉर्मूले पे काम करें कि असदुद्दीन ओवैसी कहे कि 2.5 साल हम के चीफ रहेंगे और 2.5 साल हमारी पार्टी के लोग रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्या संभव है कि लालू प्रसाद यादव किसी मुसलमान को बिहार में सीएम बनाने की कोशिश करें? कदापि नहीं करेंगे। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुसलमानों को सिर्फ आश्वासन देना जानते हैं, भरोसा देना जानते हैं, उनसे वोट लेना जानते हैं, उनके साथ छल करना जानते हैं, उनके साथ कपट करना जानते हैं। और उन्हें पता है कि बिहार के मुसलमानों को हम जब सिर्फ संघ कह देंगे, एक बार बीजेपी कह देंगे, तो इसी नाम पर बिहार के मुसलमान हमारे साथ हो जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव को शायद मालूम नहीं है कि बिहार के गंगा से कितने पानी अब तक निकल गए हैं। जो मुसलमान 15 सालों तक उनके साथ थे, वोट देते रहे थे और बेवकूफ़ी की तरह मुंह ताकते रह गए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब वो थोड़ा थोड़ा धोखा खा के, ठोकर खा के, फरेब खा के वो भी होशियार हो गए हैं। उन्हें भी पता है कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है। बिहार में यादवों से ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। बिहार में लगभग 20% मुसलमान हैं और बिहार में सिर्फ 14% यादव है। लेकिन एक विडंबना देखिए कि राजनीतिक रूप से परिपक्व होने की वजह से यादव कहते हैं कि मैं 20% हूँ, 18% हूँ और मुसलमान 14% है। यानी उल्टा खेल खेलते हैं। यानी आंकड़ा को बड़ी चालाकी के साथ मुसलमानों के साथ ये कह देते हैं कि तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम्हारी जनसंख्या कम है। जबकि बिहार में यादव से कम 6% ज़्यादा मुसलमान हैं। और इस बात को मैं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी रखा था, ज़ोरदार तरीके से रखा था। कोई यादव नेता ने हमारे काट नहीं कर सका था और उनको मानना पड़ा था कि हाँ, बिहार में यादव से ज़्यादा मुसलमान हैं। और जब बिहार में यादव से ज़्यादा मुसलमान हैं तो मुसलमान अपना हक और अपना अधिकार तो मांगेंगे ही। और जब आप मुसलमानों से सहयोग मांगेंगे तो मुसलमान का भी काम है कि वो सौदेबाजी करे। अगर असदुद्दीन ओवैसी सीएम का पद वो 2.5 साल के लिए हो, पहले हो या बाद में हो, इस फार्मूले पर उनसे कोई सौदेबाजी करते हैं, ये कर पाने में सक्षम होते हैं, तो मुझे लगेगा, देश को लगेगा, बिहार को लगेगा कि मुसलमान भी मुख्यधारा में शामिल हो रहा है। उन्हें भी अपने सौदेबाजी करने का एक अंदाज मिल गया है और उन्हें भी सौदेबाजी करने का तौर तरीका मालूम हो गया है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो किस चीज़ पे मानेंगे, किस चीज़ पे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इस फार्मूले पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब मान भी गई तो टोटल विधायक की संख्या 123 होती है। एक निर्दलीय विधायक है, उसे भी आप जोड़ लें तो 124 होती है। कहने का मतलब हुआ कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी दल किसी भी के साथ यानी सरकार के साथ धोखा कर सकता है। यानी अगर किसी दूसरी तरफ से बड़ा ऑफर आ जाता है तो वो इस परिकल्पना में जो सरकार बनने वाली है, यानी सपनों में जो सरकार बनने वाली है, उससे वो खिसक सकता है। यानी वो सरकार स्थिर नहीं रह सकती है। और तीसरी बात यह है कि अगर इस तरह की सरकार को बीजेपी की शह नहीं है तो इस सरकार को मात मिलनी ज़रूरी है। यानी पूरी की पूरी संभावना है कि बीजेपी का हाथ इसके पीछे नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, बरद हस्त लालू यादव को और तेजस्वी यादव को नहीं है, तो वो सरकार बना नहीं सकते हैं। फ्लोर टेस्ट में ही वो फेल कर जाएंगे और राज्यपाल इतने दिन लगा देंगे कि तब तक इनका ताना बिना बाना सब बिखर जाएगा और इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। एक ही सूरत है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में नीतीश कुमार को सबक सिखा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव या तो बीजेपी से बाहर से समर्थन ले ले या बीजेपी को बाहर से समर्थन दे दे, तभी दोनों का मिला के
49 का योग बनता है, यानी 75 लालू प्रसाद यादव की सीट है और 74 बीजेपी की सीट है, और दोनों के को मिला दिया जाए तो दोनों ही पार्टी मिलके पूर्ण बहुमत की तरह सरकार अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर लेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव खुलकर बीजेपी को समर्थन देंगे, उनके साथ सरकार बनाएंगे, और बीजेपी खुलकर आरजेडी को बाहर से या भीतर साथ रहकर समर्थन देगी। ये दोनों सवाल बेमायने हैं, और इसलिए बेमायने हैं कि बीजेपी क्यों चाहेगी कि कोई सेकुलर दल और उनका धुर विरोधी दल बिहार में सरकार में वजूद में आए। बीजेपी एक खेल और तमाशा खेल रही है, मतलब एक तीर से दो निशाने साध रही है। बीजेपी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को उकसाकर और नीतीश कुमार के सहयोगी को भड़काकर अपने फेवर में लाकर नीतीश कुमार को एक संदेश और सबक देना चाहती है कि वो बीजेपी के सामने ज़्यादा उछल कूद न करे। उनके सीट कम है, अब वो बड़े भाई की तरह नहीं, बीजेपी के सामने छोटे भाई बनकर रहे, और बीजेपी जैसा चाहती है, जो आदेश देती है नीतीश कुमार को, वो करते जाएं, ना नुकुर ना करे। नीतीश कुमार अभी ना नुकुर कर रहे हैं, बीजेपी के आदेश का उस तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं, और उस आदेश का पालन करने में जाहिर सी बात है नीतीश कुमार संकोच महसूस कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर इस कोशिश में है कि बीजेपी के से कैसे हमारा पाला छूटे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार किसी को भी मिला लें बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर तो सरकार नहीं बन सकती है। यानी नीतीश कुमार के पास 44 विधायक हैं, वीआईपी के पास 4 विधायक हैं। वो अगर फिर से दोबारा मांझी को अपने साथ रख भी लेते हैं, वो कांग्रेस को भी मिला लेते हैं, वो सीपीआई को भी मिला लेते हैं, सीपीएम को भी मिला लेते हैं, सीपीआई माले को मिला लेते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को मिला लेते हैं, और एलजेपी के एक विधायक को मिला लेते हैं, एक निर्दलीय विधायक को मिला लेते हैं, फिर भी सीटों की संख्या 94-95 तक पहुंचती है, और तब उनको जो है लगभग 28 से 29 सीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 28 से 29 सीट आरजेडी और या बीजेपी से तोड़कर ही वो किसी नई सरकार और किसी नई के साथ गठबंधन कर सकते हैं। फिर इतने दलों से गठबंधन करके क्यों वो पचड़ा मोल लें। इसलिए नीतीश कुमार भी जिस तरह भी हो बीजेपी के साथ रहना ही बेहतर समझ रहे हैं, और बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार के उस गुमानों को, उस रुतबा को, उस रसूख को और उस अहंकार को कम करना चाहती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार थोड़ा उनके सामने कद में रहें, उछले नहीं, और बीजेपी जो कहे उसको मानने की कोशिश करे। बीजेपी का दूसरा खेल ये है कि किसी तरह से 2 महीने 1 महीने के लिए महागठबंधन की अल्पमत सरकार बना दी जाए, और फिर किसी न किसी बहाने से लालू प्रसाद यादव के विधायकों को ख़रीद लिया जाए, और इस तरह से 20 से 25 विधायकों की ख़रीद फरोख्त करके अपनी पार्टी में मिला लिया जाए। और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, वही प्रकरण यहाँ भी वो करना चाह रहे हैं, और उसमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो बाकी कार्यकाल वो पूरा बीजेपी जो है बिहार में शासन कर सकती है। ये अपने अपने स्तर से बिहार में सभी राजनीतिक दल सोच रहे हैं। नीतीश भी अपनी योजना बना रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी अपनी योजना बना रहे हैं, और बीजेपी की भी अपनी योजना है। अब इन तीनों की योजना में बिहार की शासन व्यवस्था कुछ दिनों तक पीसेगी,
बिहार कुछ दिनों तक चर्चे में रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर बात वही सामने आएगी कि फिर चूहिया यानी लालू प्रसाद यादव जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े नज़र आएंगे, तेजस्वी यादव जहाँ खड़े हैं वही खड़े नज़र आएंगे, और नीतीश कुमार जिस ओहदे पर बने हैं वही बने नज़र आएंगे। सिर्फ ये मीडिया में कुछ दिनों तक ड्रामा चलेगा, बिहार में कुछ दिनों तक हलचल मची रहेगी, कुछ दिन बिहार की राजनीतिक तापमान बढ़ी रहेगी, और कुछ दिन बिहार देश और विदेश में नए सिरे से जाना जाएगा। लेकिन बिहार में सरकार इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नए रूप में, नए ढंग में, नए रंग में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप बिहार के नज़ारों को, बिहार के समाचारों को, बिहार की सुर्खियों का सिर्फ मज़ा लीजिए, इसे सीरियस रूप में मत लीजिए, दिल पर मत लीजिए। सरकार बदल नहीं रही है, सरकार वही है। सिर्फ सरकार को अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लाना होगा, और सरकार को, सुशासन बाबू को थोड़ा और बेहतर सुशासन देना होगा, बिहार को थोड़ा और बेहतर बिहार बनाना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार को जो ये ठेस लगी है, इससे वो, इस ठोकर से वो सबक लेंगे और बेहतर बिहार बनाने की परिकल्पना को मूर्त रूप देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका मित्र AR आज़ाद आपसे विदा लेता है। लेकिन एक निवेदन फिर हमारा है कि आप दूसरा मत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे भी निवेदन है कि अगर आपके एक मित्र, परिवार के कोई एक सदस्य हों तो एक सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो एक सब्सक्राइब और करवा दें। और इसी इल्तिजा, इसी अनुरोध और इसी विनती के साथ, इसी गुजारिश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।